नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। जैसे कि हम लोग साइंस का सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो 16 सेट प्रैक्टिस हो चुके हैं और आज है 17 की बारी। तो ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके थे, यहाँ तक मैंने अंत कर दिया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज चलती बढ़ते हैं, परीक्षा दृष्टि करेंगे, फिर उसके बाद विगत विगत वर्षों के प्रश्न भी करेंगे। ये मेरे परीक्षा दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप साधारण प्रश्न ना समझें, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और साथ ही बेहद इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर अगर इस प्रैक्टिस को लगा लीजिएगा तो देखिएगा कि अब कितना अच्छा आपका हो जाता है। तो देखते हैं कि कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन-सी है? कार्बन संश्लेषण की थोड़ा-सा धुंधला होगा मगर मैं क्लियरली पढ़ दूँगी, ठीक? मैं पढ़ती हूँ कि कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? यानी कार्बन संश्लेषण का प्रथम उपज कौन है? तो कार्बन जो संश्लेषण होता है उसका प्रथम उपज जो है हम लोग ग्लूकोज को मानते हैं। किसे? ग्लूकोज को। C6H12O6 होता है। C6H O6 होता है। आप जानते होंगे ग्लूकोज का फुल फॉर्म। तो कार्बन संश्लेषण का जो प्रथम उपज आपसे पूछा जाए तो ग्लूकोज लगाएंगे। आगे पढ़ देती हूँ। मैं थोड़ा अच्छा से पढ़ दूंगी कि आप समझ पाए, क्योंकि अच्छा दिख नहीं पा रहा कि कौन सा जो है डाइसेकेराइड जंतुओं में पाया जाता है। आपको पता होगा कि डाइसेकेराइड रहता है, ट्राइसेकेराइड रहता है, सेकेराइड 3 तरह के रहते हैं। तो कौन सा जो है वो जंतुओं में पाया जाता है? जंतुओं में कौन सा डाइसेकेराइड जंतुओं में पाया जाता है? तो लैक्टोज। याद रखेंगे, लैक्टोज जिसका मिल्क का निर्माण होता है। तो लैक्टेज जो है वो जंतुओं में पाए जाने वाला डाइसेकेराइड है, याद रख लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन-सी है? शर्कराओं में जो है सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज़ होती है। ये तो जानते होंगे, फ्रक्टोज़ से फल याद रखेंगे तो फल तो मीठा ही होता है। तो इस तरह से शर्कराओं में जो सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज़ होती है। याद रख लीजिए साथियों, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, पौधों में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होता है? पौधे में अगर जो बैंगनी रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये जो है इंथोसाइनिन के कारण पौधे में, इंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण जो है पौधे में बैंगनी रंग होता है। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? साइटोक्रोम को अगर निर्माण करना है तो उनमें अवयव में भाग लेने वाले प्रोटीन और आयरन होते हैं। कौन होते हैं? तो याद रखेंगे, साइटोक्रोम के लिए प्रोटीन और आयरन होते हैं जो उनके निर्माण में अवयव के भाग लेते हैं। ठीक है? ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, पिछले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के करवा भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरा सेट प्रैक्टिस चलते ही रहेगा और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे। एलिरोन जो है, एलिरोन के कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? एलिरोन के कण, और इस तरह का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत अटपटा टाइप से, पर सच में ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। एलिरोन के कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी जो है अन्न के दोनों में पाए जाते हैं। क्लीरल में जो है दोनों में पाए जाते हैं एलिरोन के अन्न। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं और आगे में कि वसा, थोड़ा-सा अच्छा से करती हूँ, दिख नहीं रहा होगा। वसा वसा, चर्बी और अन्य तेलीय पदार्थ किसमें विलय होते हैं? देखिए, वसा जो है वो क्लोरोफिल में विलय होता है। जो चर्बी है वो ईथर में विलय होता है। और अन्य जो तेल पदार्थ होते हैं ना, वो एसीटोन जैसे कार्बनिक विलय में विलय होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वसा जो है वो क्लोरोफॉर्म में विलय होता है, चर्बी जो है ईथर में, और अन्य जो तेलीय पदार्थ होते हैं वो एसीटोन जैसे कार्बनिक विलयों में ये सब विलय होते हैं। फिर देखते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन जो है, प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होता है? याद रखें, प्रोटीन में जो नाइट्रोजन है वो 16% और सल्फर जो है वो 4% रहता है। तो याद रखेंगे, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना, 16, और सल्फर जो है वो 4% होता है। कई एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ बताया गया होगा कि मेरा परीक्षा दृष्टि बहुत अच्छा है। इसका शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं। हिंग हिंग क्या है? तो हिंग क्या है? तो हिंग जो है वो रेजिन है। क्या है? हिंग एक रेजिन है। याद रख लेंगे, हिंग जो है वो रेजिन है। हिंग क्या है पूछा जाए तो आप बोलेगा कि हिंग जो है वो रेजिन है। ठीक है, देखते हैं पैक्टिन क्या है। पैक्टिन पैक्टिन वो एक कार्बोहाइड्रेट है। पैक्टिन जो है वो कार्बो पूछा जाता है, छोटे एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम रहेगा तो पूछा ही जाएगा। तो पैक्टिन याद रखना है कि वो एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है पैक्टिन। हिंग पूछा जाए तो क्या बताइएगा कि हिंग जो है वो रेजिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रेशरपिन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? रेशरपिन नामक जो रक्तचाप औषधि है, यानी कि रक्तचाप का औषधि कौन सा है? रेशरपिन। याद रखेंगे, रक्तचाप का औषधि कौन सा है? रेशरपिन है, जो कि किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये जो है राउल्फिया सर्पेंटाइन से। किससे? राउल्फिया
इसको मैं बढ़ाती हूँ। राल्फिया सेंटरपाइट्स जो है, सर्पेटाइन से जो है वो रेसरपिन नामक रक्तचाप औषधि प्राप्त किए जाते हैं। ये ज़रूर किसी एग्जाम में पूछे हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मैं विगत वर्षों के ही सारे प्रश्न करवा रही हूँ। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में हम लोग बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखते हैं कि दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, तो ये सही है कि स्टार्च और सेलुलोज जो है वो दोनों का वनस्पतिक उद्भव है। फिर देखते हैं कि ये दोनों बहुलक है, तो बिल्कुल स्टार्च और जो सेलुलोज है वो दोनों बहुलक है। फिर देखते हैं आयोडीन के साथ दोनों के रंग प्रदान करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये सेलुलोज और जो स्टार्च और सेलुलोज है उसके बारे में ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही आंसर होगा। पूछा ही गया कि सही नहीं है, तो याद रख लें कि ये आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये दोनों रंग नहीं प्रदान करते हैं। फिर देखते हैं ये दोनों ग्लूकोज के अणुओं से निर्मित होते हैं, तो सही बात है कि स्टार्च और जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज के अणुओं से निर्मित होते हैं। इसका आंसर सी कर लेंगे, सी गलत है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा करती हूँ, तो देखते हैं कि शीतल पेयों में जैसे कि कोला पर्याप्त मात्रा होती है। जो शीतल कोल है, यानी कि पीने वाला जो शीतल जल होता है, ये कोल, उसमें क्या होता है? कोल का मतलब क्या बोलते हैं, कॉफी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या मिलता है? तो इसमें क्या मिलता है आपको? कॉफ़ी में पता होगा कि इसमें कॉफ़ी में जो है, कॉफ़ी में वो टैनिन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं यहाँ क्या बोला हुआ है कि कुनेन जो है, कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? ये जो कुनोइन है वो मलेरिया के इस इलाज में उपयोग किया जाता है, वो सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो वो छाल से आती है। छाल से ही हम कुनोइन को प्राप्त करते हैं, सिनकोना पादप से। फिर देखते हैं कि हेरोइन जो है, हेरोइन प्राप्त होती है। ये तो बेहद इजी क्वेश्चन है। जो अफीम पोसता होता है उसे हम हीरोइन प्राप्त होता है। इस तरह जो है इसका आंसर बी कर लेंगे। 4 का जो आंसर बी कर लेंगे कि अफीम पोसते से हमें हेरोइन प्राप्त होता है। इसको मिला लेंगे हम लोग, तो चलिए मिला लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। इसको हम करेंगे, इसको मिलाते हैं हम लोग। देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे करती हूँ कि मोनो जो है, मोनोसेकेराइड जो है, मोनोसेकेराइड वो राइबोब्रोस है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं डाइसेकेराइड, तो सुक्रेज एक डाइसेकेराइड होता है, सही है। पॉलीसेकेराइड तो सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। पर ये ट्राइसेकेराइड जो बोला है ना, माल्टोज, माल्टो ट्राइसेकेराइड नहीं होता है। अब कई बार पढ़े होंगे, जो माल्टोज है वो डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है माल्टोज, तो ये इसका गलत हो जाएगा। यानी कि इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर सी होगा। पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है डाइसेकेराइड बोला है माल्टोज, ट्राई लिख दिया है। डाई लिखता तो सही होता, यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है, तो ये गलत है, तो इसका आंसर सी होगा कि ये गलत है। बाकी ये सब सही है। मोनोसेकेराइड राइबोसोम, डाइसेकेराइड सुक्रोज, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, ये सब सही है, ये सब सही है, यही गलत है। इसी कारण से जो है ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा कि कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? कपास जो है, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? तो कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम कपास के प्रमुख घटक को देखेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक। तो देखते हैं, प्रकाश का जो प्रमुख घटक होता है वो सेलुलोज होता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, सी आंसर कर लेंगे इसका। ये पीडीएफ आप मुझसे ले भी सकते हैं कि आप आगे रिवीजन कर सकें। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस प्रकार की चीज का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब कि जो चमड़ा उद्योग है, पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में जो है, अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो टैनिन प्रयोग करते हैं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन, याद रखेंगे, चमड़ा में टैनिन का इस्तेमाल करते हैं। डी इसका आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन होगा, इधर देख लेते हैं। ये तो बहुत धुंधला हो गया है, अच्छा छोड़िए, आगे चलते हैं। फिर बारी आ जाती है परीक्षा दृष्टि की, तो फिर से हम परीक्षा दृष्टि करेंगे। देखते हैं कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो समसूत्री विभाजन के खोज करता कौन थे? तो वाल्टर फ्लेमिंग जो है वो समसूत्री विभाजन की खोज करता थे। असूत्री विभाजन पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, आपको पता होगा कि
कोशिका दो होती है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। असूत्री जो विभाजन है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। फिर देखते हैं कि डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र किस अवस्था में बनते हैं। तो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का जो कोशिका चक्र होता है, अभी लिख देती हूँ, डीएनए है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन की जो कोशिका चक्र है किस अवस्था में बनते हैं, तो इस अवस्था में बनते हैं। पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। फिर देखा हुआ कि केसर जो है, केसर केसर जो है किस कारण से होता है, तो केसर जो है, केसर में याद रखेंगे कि सूत्री विभाजन को नियंत्रित करता है। केसर जो होता है उसमें सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर होता है। बोला कि केसर नहीं है, एक मिनट, कैंसर लिखा हुआ, कैंसर किस कारण से होता है, तो ये कैंसर जो होता है वो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। कहने का मतलब है कि जो सूत्री विभाजन होती है, अगर वही नियंत्रण करने वाली बंद हो जाएगी तो वो कैंसर हो जाएगा। अगर आप पूछा जाए एमसीक्यू में तो आप लगा सकते हैं इसको, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बोले कि शरीर के घावों को भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है। शरीर के घाव जो हम भरते हैं, शरीर के घाव वो सूत्री विभाजन से भरते हैं। किससे भरते हैं? सूत्री विभाजन से। फिर देखते हैं कि गायोजोट में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, तो गायोजोट में सूत्री विभाजन होती है। फिर लिखा हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, तो फार्मर और मूरे ने जो है, फार्मर और मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया था, फार्मर और मूरे ने। फिर बोला हुआ है कि मियोसिस 2 में किसका पृथक्करण होता है, तो अर्धसूत्री गुणों का पृथक्करण होता है मियोसिस 2 में। आगे बढ़ते हैं। धुंधला होगा, आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। वियनम ओवर किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये पैचुटीन में वियनम ओवर पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या घटाकर आधी किस अवस्था में रह जाती है। कहने का मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है, तो प्रथम जब एनाफेज होता है उसमें वो गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। किसमें? प्रथम एनाफेज में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्नों की बारी आ गई है, तो प्रश्न करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या बोला गया है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कैंसर के किस कारण से होता है वो बताना है। अभी तो हम लोग देखे थे ना कि कैंसर किस कारण से हो रहा था, तो इसमें इसका आंसर होगा बी, कि सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली अगर प्रक्रिया बंद हो जाए तो कैंसर होता है। कब होता है? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया बंद होने पर क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, ये भी हम लोग अभी देखे थे कि जो वियमन है, वी विनियमन किस अवस्था में होता है, तो पैचेटिन में जो है वो विनियमन होता है। आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्नों को करेंगे। पूछा गया कि घाव भरना जो है किस प्रक्रिया से होता है, तो घाव जो भरना है वो किस प्रक्रिया से होता है, तो सूत्री विभाजन से होता है। ये हम लोग अभी देख चुके हैं। अच्छा है कि हम लोग को बार बार याद हो जा रहा है। तो होता है कि कोसा विभाजन का नियंत्रण होता है। कोसा विभाजन का कहने का मतलब कहाँ नियंत्रण होता है, तो पोटो द्वारा जो है कोसा विभाजन का नियंत्रण होता है। किससे? पोटो द्वारा नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी है तो थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, पर क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं ना। क्रोमेटिड का विभाजन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में संपन्न होता है। क्रोमेटिड आप जानते होंगे कि क्रोमेटिड का जो विभाजन है कोशिका विभाजन की किस अवस्था में संपन्न होता है, तो एनाफेज में। याद रखेंगे कि क्रोमेटिक जो विभाजन है वो एनाफेज में होता है। ये पिछले वर्ष के पूछे न किसी किसी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनित से अनुगुणित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है, जब कोई गुणसूत्रों की संख्या दुगुणित है, वो अनुगुणित यानी हाफ हो जाता है। तो जो मियोसिस होता है, मियोसिस में याद रखेंगे, मियोसिस जो प्रथम होता है उसमें किसी भी अगर कोशिका का विभाजन होगा तो वो गुणित से जो है अनुगुणित यानी कि हाफ हो जाएगा। इसमें तो मियोसिस प्रथम, याद रख लेंगे, सी आंसर कर लेंगे। इस वीडियो को आप ले सकते हैं और बिल्कुल दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। देखिए साथियों, रिसेंट में आप झारखंड दरोगा के एग्जाम आने वाले हैं और बिहार में CGL 4 का एग्जाम है। और शहरों में साइंस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट की भूमिका इंपॉर्टेंट है, और मैं हर सब्जेक्ट का MCQ करवाऊंगी ही इस तरह से। तो जरूर आप मुझसे इस PDF को प्राप्त कर लीजिए और पढ़िए। देखते हैं कि पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। पौधे में अगर हम अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना चाहते हैं तो ये पराग कोष में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका आंसर ठीक कर लेंगे, कहाँ होता है? पराग कोष में। आगे चलते हैं। आगे फिर से परीक्षा दृष्टि की बारी आ गई, तो फिर से हम परीक्षा दृष्टि को देखेंगे, पढ़ेंगे। देखते हैं परीक्षा दृष्टि में कि
ऊतकों ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि ऊतकों का विज्ञान हम औत्तिकी यानी कि हिस्टोलॉजी में करते हैं, तो हिस्टोलॉजी बिल्कुल याद होगा। फिर पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है किसे कहा जाता है? तो मार्सेली मेलेफिक जो है, मार्सेली मेलेफिकी को जो है वो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फिर देखते हैं कि पौधों की जो है पौधों के लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के द्वारा होता है? ये तो बेहद इजी क्वेश्चन है कि जो पौधे की जो लंबाई में वृद्धि होता है वो शीर्ष विभाजक ऊतक। फिर पढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं कि क्रेम्बियन तथा कार्क क्रेम्बियन किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है? ये पार्श्व विभाजन होते हैं, लेटरली मेरिस्टेमिक होते हैं। क्या क्रेम्बियन और कॉर्क, फिर से मैं पढ़ देती हूँ, क्रेम्बियम और कॉर्क क्रेम्बियन किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है? तो ये पार्श्व विभाजन है। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है झारखंड के एग्जाम में, तो याद रखें ये पार्श्व विभाजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द्वितीयक वृद्धि किसके किसके विभाजन से होता है? तो द्वितीय वृद्धि जो है वो क्रेम्बियन और कॉर्क कैम्बियन के विभाजन से द्वितीय वृद्धि होता है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फोइलम में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है। पूछा गया था कि फोइलम में क्या पाया जाता है, तो उसमें ऐसे लिखना था, दिया हुआ था ऑप्शन में कि चालनी नलिकाएं यानी कि सिप्स ट्यूब पाई जाती है। तो याद रख लेंगे कि जो सिप्स ट्यूब है, चालनी नलिकाएं है, वो वॉल्यूम में पाई जाती है। मुझसे माइक बंद हो गया था, थोड़ा सा माफी चाहूंगी। पौधे में जो भोज पदार्थ किस ऊतक में एकत्रित होते हैं? पौधे में भोज जो पदार्थ है यानी जो खाना पीना है वो पौधे के किस ऊतक में एकत्रित जमा होते हैं? तो वो मृदुल ऊतक पेरेन्काइमा में जमा होते हैं। कहाँ होते हैं? पेरेन्काइमा में जो है वो भोज पदार्थ के ऊतक। पूछ रहा है कि पौधे में भोज पदार्थ किस ऊतक में एकत्रित होते हैं? तो मृदुल में और पेरेन्काइमा में। याद रखेंगे कि भोजन पदार्थ उपस्थित होते हैं या एकत्रित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संवहन बंडल का उद्गमन होता है, कहने का मतलब है कि जो संवहन बंडल है उसका उद्गमन कहाँ होता है? तो रम भंज में होता है, यानी कि प्लेरोरोम में होता है। किसका? संवहन मंडल का उद्गम। आगे फिर से परीक्षा दृष्टि देखेंगे, तो देखते हैं कि कैसिपीरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? जो कैसिपीरियन जो पट्टी है कहाँ पाई जाती है? तो इंडोडर्मिक्स में जो है, इंडोडर्मिस में कैरिसीरियन पट्टी पाई जाती है। बहुत डिफिकल्ट लगेगा अगर आपसे अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि कैसिपीरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना बहुत मुश्किल होगा। तो देखते हैं, जो है इंडोडर्मिक में कैसिपीरियन पट्टी पाई जाती है। फिर देखते हैं कि पश्चीय मूल की उत्पत्ति कैसे होती है? तो जो पश्चीय मूल की उत्पत्ति है वो पेरिसाइकल से होती है, यानी कि परिस्तंभ पेरिसाइकल से जो है पश्चीय मूल यानी कि लेटरल रूट की बात की जा रही है कि लेटरल रूट की उत्पत्ति किससे होती है? तो वो पेरिसाइकल से होती है। फिर बोला जा रहा है कि सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? यानी कि सजीव यानी जीवित जो है यांत्रिक ऊतक किसे कहा जाता है? तो जो स्थूल कण होता है, स्थूल कण ऊतक को जो है वो सजीव यांत्रिक ऊतक कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में कोलेनकाइमा कहा जाता है, वो सजीव यांत्रिक ऊतक का उदाहरण है। कौन? कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कौन ऊतक को क्या कहा जाता है? तो सजीव यांत्रिक ऊतक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे रखूंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे देखते हैं कि सन हेम्प रेसे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये फोइलम से प्राप्त किए जाते हैं। दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह है, तो जो दृढ़ता प्रदान करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह कौन से होते हैं? तो स्थूल कण ऊतक और दृढ़ ऊतक और जाइलम, यानी कि कोलेनकाइमा दृढ़ ऊतक और जाइलम जो होते हैं वो दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। फिर देखते हैं कि नाशपाती खाने में कठोर या क्रिकेट, माफी चाहूंगी ये हो जा रहा है, नाशपाती बोलते हैं कि नाशपाती खाने में कठोर या क्रिकेट के अनुभव क्या कारण है? तो ये दृढ़ कोशिकाएं के कारण जो है वो खाने में क्रिकेट लगता है, या वो मतलब कठोर लगता है नाशपाती, किसके कारण? तो उसमें दृढ़ कोशिकाएं स्टोन सेल पाया जाता है। फिर है कि जल रंध्र होते हैं, तो जल स्रावित ग्रंथियां होते हैं जल रंध्र में। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि किन पौधों में जाइलम वाहिकाएं का अभाव होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा जो पौधा उसमें जाइलम वाहिकाएं नहीं होती हैं, जो जल का वहन करती है वो नहीं होती है। तो अनावृत बीजी और टेरियो जो फायदा होता है ना,
पता होगा सवाल 3 होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरियोफाइटा। तो जो टेरियोफाइटा है और अनावृतबीजी है, उसमें जाइलम वाहिकाएँ नहीं होती, याद रख लेंगे। जो पानी ले जाने वाली जाइलम वाहिकाएँ कहाँ नहीं होती, तो अनर्थबीजी और टेरिडोफाइटा में नहीं होती है। टेरिडोफाइटा वो होता है जिसका पूरी तरह से विकसित एक शैवाल होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आप जस्ट पढ़े होंगे जरूर। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध विविध भागों में कौन पहुंचाता है, तो ये जाइलम पहुंचाता है। याद रखेंगे कि जड़ों द्वारा जो है जल या खनिज को पौधे के विविध भागों में कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखते हैं कि पौधे जो है पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। तो याद रख लेंगे कि पौधे के हरे भागों में जो निर्मित भोजन पदार्थ है, उसको पौधे के अन्य भागों में जो पहुंचाने वाला होता है वो फोइलम होता है। याद हो गया, फोइलम पहुंचाता है। बेहद इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, देखे भी होंगे आप। लगे रहिए साथियों, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो आप उसमें कमाल कीजिएगा अगर लगे रहिएगा तब। लिग्निन, क्योंकि एक दिन की तैयारी से कुछ भी संभव नहीं है, लगातार और प्रतिदिन मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है। पूछा जा रहा है कि जो लिग्निन नामक पदार्थ है वो कहाँ जमा होता है, तो ये जाइलम में जमा होता है। कहाँ जमा होता है, जाइलम में। थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं कि लिग्निन जो नामक है, लिग्निन नामक पदार्थ किसमें पाया जाता है, तो जाइलम उत्तक पर जो है, जाइलम उत्तक पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। ये कहने का मतलब है। 2 बार पढ़ दी तो ज्यादा समझ में आ गया। देखते विभाज्य उत्तक, सॉरी 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 साथियों, मुझसे ही माइक बंद हो जाता है। एक तो विभाज्य उत्तक, मैं हर चीज़ों को छोटे छोटे टॉपिक पे बढ़ाती हूँ, आप देख सकते हैं। विभाज्य उत्तक देखें, विभाजक उत्तक की स्थिति के अनुसार होता है। तो कहने के तात्पर्य है कि विभाजक उत्तक जो है वो स्थिति क्या है उसकी, तो वो विभाजक उत्तक का पता होगा कि शीर्ष विभाजक उत्तक होता है, अंतर्वेशीय विभाजक उत्तक होता है और पार्श्वीय विभाजक उत्तक, तीन ही होता है ना। तो तीनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। शीर्ष विभाजक उत्तक, अंतर्वेशीय और पार्शियल, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त होगा कि जो विभाजक उत्तक होता है वो उपरोक्त में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न बताएगा कि निम्न उत्तक कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो विभाजक उत्तक में विभाजन की क्षमता रहेगी, है ना। विभाजक उत्तक में विभाजन की क्षमता रहेगी। आगे बढ़ते हैं कि निम्न उत्तकों में से किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत है। कहने का मतलब है कि निम्न इसमें से किसकी जो परिपक्व कोशिकाएं है वो मृत है, मरी हुई है, तो वो दृढ़ोत्तक रेशे की जो है वो कोशिकाएं मृत है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ कि चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये फोइलम में पाई जाती है। याद रखेंगे कि चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं यानी कि कोशिकाएं जो है वो कहाँ है, वो तो फाइलम में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ जरूर याद रखेंगे कि फाइलम में पाई जाती है। फिर देखते हैं कि वहिनिकाएं तथा वहिकाएं पाई जाती है, तो ये जाइलम में पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वहिनिकाएं तथा वहिकाएं पाई जाती है तो जाइलम में पाई जाती है, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला कि लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होता है। लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होता है, चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन और है होगा। तो लंबाई में जो वृद्धि है वो शीर्ष विभाजक उत्तक के कारण होती है। ठीक है, याद रख लेंगे कि लंबाई में वृद्धि शीर्ष विभाजक उत्तक के कारण होती है। हाल ही में रिसेंट में झारखंड में एग्जाम हुआ था, पूछा हुआ था उसमें क्वेश्चन। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो संवहनी जो वैस्कुलर पौधे होते हैं उसमें पानी उत्तर जो जाता है, ऊपर जो जाता है वो जाइलम टिश्यू से। आपको पता हो कि जाइलम पानी और ले जाने के लिए ही प्रसिद्ध है, तो ये जाइलम मारेंगे टिश्यू से। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहन का कार्य करता है, तो इसका आंसर फाइलम होगा कि कोई भी जैविक उत्तक है जो कि पौधे में जैव पोषक ऐसे कर देते हैं, जैव पोषक मतलब कि ले जाता है, तो वो फाइलम ले जाता है, रह जाता है फाइलम, तो हम आंसर भी कर लेंगे। फिर बोला गया है कि पौधे में फाइलम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि आहार वाहन के लिए, क्योंकि वो आहार का वाहन करता है ना, खाना ले जाता है ना, इसलिए फाइलम जो है वो मुख्यतः किस लिए उत्तरदायी है, तो आहार वाहन के लिए उत्तरदायी है, ना कि एमिनो अम्ल जल संवहन, जल ले जाने वाला तो जाइलम होता है। इसलिए इसका आंसर ए कर लेंगे। या ये पीडीएफ आप मुझसे प्राप्त कीजिए और बिल्कुल साइंस के सारे क्वेश्चन कवर कर लीजिए।
पौधे में जाइलम परिवहन के लिए, सॉरी ऐसे हो गया था, कि पौधे में जो है, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो अभी तो मैंने बताया कि जाइलम जो है वो जल लेने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जल लेके जाता है जाइलम, और फोइलम खाना लेके जाता है। फिर देखते हैं क्या बोला है कि फोइलम के द्वारा शुगर का कौन-सा रूप हस्तांतरण होता है। तो फोइलम के द्वारा जो है सुक्रोज जो होता है वो शुगर का रूप है। पता होगा सुक्रोज, फ्रक्टोज सब जो है शुगर का ही रूप है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, राबोज सब शुगर का ही रूप होता है, पर जो फोइलम ले जाता है वो सुक्रोज को ले जाता है। तो इससे याद रख लेंगे। फिर बोला गया है कि अस्थायी ऊतक में जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है क्या कहलाती है। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है वो जटिल ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती है? जटिल ऊतक कहलाती है। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है कहलाती है, तो जटिल ऊतक कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, ये कम से कम परीक्षा दृष्टि इसको समाप्त कर लेंगे, फिर कल से फिर प्रश्न शुरू करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आपको लगता होगा कि क्या पढ़ा रही है, पर मैं सटीक चीज पढ़ा रही हूँ। सूजनंकी जो है, सूजनंकी के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई? तो फ्रांसिस गाल्टन को जो है वो सूजनंकी यानी कि यूगेनिस जो होती है, यूजेनिक जो होती है, उसकी पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो फ्रांसिस गाल्टन को। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया कि पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो पौधे की अगर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं तो वनस्पति विज्ञान की एनाटोमी जो होती है, एनाटोमी में हम क्या करते हैं? आंतरिक संरचना, पौधे की आंतरिक संरचना, आ से आंतरिक, आ से एनाटोमी में हम अध्ययन करते हैं। याद रख लेंगे इस तरह से। फिर बोला गया कि पादप पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पादप जो जीवाश्म है उनके अध्ययन वनस्पति की किस शाखा में किया जाता है? तो ये पैलियो बोटनी में किया जाता है। किसमें? पैलियो जो बोटनी होती है उसमें हम जीवाश्म की, पादप जीवाश्म जो कि पृथ्वी से प्राप्त होती है, धरती के अंदर है, तो उसे हम पैलियो बोटनी में जो है वो हम पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आर्बोरिकल्चर जो है किसका अध्ययन करता है? तो सजावट वृक्ष झाड़ियों के संदर्भ से संबंधित विषय वस्तु का। याद रख लेंगे जो आर्बोरिकल्चर है, आर्बोरिकल्चर वो सजावटी वृक्ष, जैसे आपको पता होगा क्रिसमस ट्री में एक ट्री आप देखे होंगे, चाहे जो गाड़ियां सजती है शादी में, वो सब सजावटी होता है, तो उसके अध्ययन के लिए झाड़ियों के संदर्भ में संबंधित विषय वस्तु है, उसी के लिए हम क्या बोलते हैं? सजावटी वस्तुओं के लिए हम आर्बोरिकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा साथियों, और सपोर्ट कीजिए। संसार में लगभग कितनी पौधा प्रजाति पाई जाती है? तो 5 लाख पौधे प्रजाति पाई जाती है। सिल्वरी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। तो सिल्वरी जो कल्चर है, बढ़िया से देख लेंगे कि सिल्वरी जो है, सिल्वरी कल्चर में अध्ययन किया जाता है, तो वनों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वरी कल्चर में अध्ययन किया जाता है तो वनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आज के प्रश्न थे। कल यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये थे सेट प्रेट की 17, कल 18 को करेंगे। और अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। आप देखिए कोई भी अगर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि बिहार में सीजीएल 4 की एग्जाम होने वाली है, और फिर कुछ ही महीने लगेंगे पर झारखंड दरोगा के भी एग्जाम होंगे, और बाकी अगर जो पीएससी व पीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये बेहद हेल्पफुल प्रश्न है। जरूर इस सेशन को जुड़िए और लाइक कीजिए साथियों। धन्यवाद।